आज हम बात करेंगे शोले सिनेमा के बारे में। शोले एक ऐसा सिनेमा है जिसने कई महीनों में भारतीय सिनेमा का इतिहास बदला है। एक ऐसी फॉर्मूला फिल्म जिसने खुद को क्लासिक फिल्म में तब्दील कर दिया। कैसे फिल्म के हर डायलॉग लोगों को याद रहते हैं। एक ऐसी फिल्म जहां गब्बर सिंह का जो चरित्र है वो असली किरदार से लिया गया था। सिप्पी ने कई लोगों की राय के खिलाफ जाके अमिताभ जी को लिया था। गब्बर सिंह का रोल पहले डैनी करने वाले थे और इस फिल्म की क्या कमाई थी, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। शोले रिलीज होने के कुछ दिन बाद से ही मिनर्वा थिएटर से ताड़देव ब्रिज तक दर्शकों की लाइन लगती थी। मिनर्वा थिएटर के पास के स्टॉप को शोले स्टॉप कहा जाने लगा। मिनर्वा के मैनेजर सुशील मेहरा सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक इतने व्यस्त रहने लगे कि उन्होंने अपने परिवार को सिनेमा हॉल के अंदर के 2 कमरों में अपार्टमेंट में बुला लिया, क्योंकि घर जाने में कोई मतलब नहीं था। लोगों की दीवानगी का आलम इस कदर था कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्लाज्मा सिनेमा के लिए दर्शकों की खचाखच भरी हुई बस आती थी और उस बस को शोले स्पेशल ऐसा नाम दिया था। शोले के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, शोले द मेकिंग ऑफ क्लासिक। इस किताब की लेखिका अनुपमा चोपड़े लिखती है, 15 का बालकनी का टिकट 200 रुपये में बिक रहा था। भारतीय फिल्म के इतिहास में पहली बार कोई टिकट 100 रुपये से अधिक में बिक रही थी। एक सप्ताह मुंबई में इतनी बारिश हुई कि मिनर्वा थिएटर में पानी भर गया। लॉबी में 4 फुट तक पानी जमा था, लेकिन फिर भी लोग अपने जूते हाथ में लेकर अपनी पैंटों को ऊपर चढ़ाकर छपक छपक करते हुए थिएटर में पहुंच रहे थे। डायलॉग तो खैर लोगों को याद थे ही, लेकिन फिल्म के साउंड इफेक्ट तक लोगों को याद थे। एक ऐसी भी कहानी मशहूर थी कि किसी तरह दिल्ली की प्लाज्मा सिनेमा में एक टिकट ब्लैक करने वाले शख्स ने 5 महीने तक शोले की 150 रुपये में टिकट ब्लैक की और सीलमपुर में अपने लिए एक छोटा घर बनवा लिया था और उस घर को शोले की पोस्टर से सजाया था। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने फॉर्मूला फिल्म को क्लासिक फिल्म में तब्दील कर दिया। शोले मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 साल तक चली थी। 240वें हफ्ते में भी फिल्म हाउसफुल थी। इस फिल्म में कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी। रिलीज़ होने के 39 साल बाद भी बॉक्स ऑफिस में सफलता का मापदंड माना जाता है इस फिल्म को। इस फिल्म के छोटे छोटे कलाकार सुरमा भोपाल, जेलर, कालिया, सांबा हमेशा के लिए अमर हो गए। यहाँ तक कि लोगों ने धन्नो को भी नहीं भूला, जिसने घोड़ी का किरदार निभाया था। शेखर कपूर ने इस फिल्म को टिप्पणी करते हुए एक दिलचस्प जुमला कहा था, भारतीय फिल्म के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, शोले बीसी और शोले एडी। इस फिल्म ने बी ग्रेड कथानकों को एक बड़ी बजट भव्य फिल्म में तब्दील कर दिया। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग को इस बात की भी सीख दी कि कैसे एक फॉर्मूला फिल्म को क्लासिक फिल्म में तब्दील किया जा सकता है। विज्ञापन के दुनिया के मशहूर हस्ती पीयूष पांडे ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने का करार दिया था। इस फिल्म का हर डायलॉग लोगों को याद हो गया। शोले के प्रशंसक इस फिल्म को 50, 60, 70 बार देखने का दावा करते थे। लोग गब्बर के हथियार डीलर तक का नाम नहीं भूले, जबकि वो मात्र 30 सेकंड के लिए पर्दे पर था। लोग गब्बर के पिता को भी नहीं भूले थे, जबकि उनके बारे में फिल्म में सिर्फ एक वाक्य में अदालत में गब्बर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा जाता है, गब्बर सिंह वल्लधरी सिंह। शोले में छोटा सा रोल करने वाले मैक मोहन ने इंटरव्यू में बताया था, एक बार न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर पहलवान जैसे दिखाई देने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बिना कोई सवाल किए छोड़ दिया, क्योंकि उसने शोले देखी थी और वो सांबा को पहचानता था। पटना में लोगों ने अपने ऑटो रिक्शा पर धन्नो ऐसा नाम लिखा था। कई 5 स्टार होटल में ड्रिंक्स के नाम गब्बर रख दिए गए थे। भारत में कॉलेज के कैंटीन में जब किसी लड़के लड़कियों को रोमांस लड़ाते हुए देखा जाता था, तब अक्सर ये सुनाई देता था, बहुत याराना लगता है। क्या आपको पता है गब्बर सिंह का चरित्र असली ज़िंदगी से लिया गया था? सलीम जावेद ने 4 लाइनों में इस फिल्म का कंसेप्ट नोट लिखा था। 15 दिन के अंदर एक 3 घंटे की फिल्म में तब्दील करने की जिम्मेदारी रमेश सप्पी जी ने उन्हें सौंपी थी। इन तीनों पर हॉलीवुड की फिल्म बच कैंडेस, द मैग्निफिसेंट 7 और जापानीज निर्देशक अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई फिल्म का असर था।
गब्बर सिंह का नाम एक वास्तविक डकैत के नाम से लिया गया था। सलीम जी के पिता इंदौर में डीआईजी थे। अक्सर एक खतरनाक डकैत की कहानी सुनाया करते थे जिसने 50 के दशक में ग्वालियर के आसपास के गांवों में आतंक मचाया था। उसकी खासियत ये थी कि वो पुलिस वालों को पकड़ता था और उनके कान और नाक काट लिया करता था। एक कहानी ऐसी भी प्रचलित थी कि गब्बर को खाकी रंग से बहुत नफरत थी। उसने एक बार एक पोस्टमैन को पकड़ा और उसका चेहरा बिगाड़ दिया, जबकि वो साफ साफ बोल रहा था कि मैं पुलिस नहीं हूँ। सुरमा भोपाली वो विचित्र था जिसे जावेद अख्तर अपने भोपाल के दिनों से जानते थे। वीरू और जय सलीम जी के कॉलेज के दोस्तों के नाम थे। सिक्के उछालने वाला दृश्य गार्डन ऑफ इविल फिल्म से था, लेकिन सलीम और जावेद जी हूबहू नकल करने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका हुनर ये था कि फिल्म के दृश्यों को इनके प्रभावशाली ढंग से दोबारा लिखना। रमेश सिप्पी जी ने कई लोगों के मना करने के बाद भी उन सब के खिलाफ जाके अमिताभ जी को लिया था। हेमा मालिनी टांगे वाली का रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थी। फिल्म में सिर्फ 5.5 दृश्यों का उनकी भूमिका थी। उस समय के उनके कद को देखते हुए ये बहुत कम था। जब हेमा मालिनी ने इसका विरोध किया तब रमेश सिप्पी साहब ने कहा, ये संजीव और गब्बर जी की फिल्म है, लेकिन तुम्हें बहुत दिलचस्प रोल मिला है। सवाल ये भी उठा कि जय के दोस्त का रोल कौन करेगा। सारे वितरक चाहते थे कि ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को मिले, लेकिन सलीम जावेद शुरू से ही अमिताभ बच्चन को लेने के पक्ष में थे। वो शायद भारत के अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अमिताभ की सुपर फ्लॉप फिल्म रास्ते का पत्थर 3 बार देखी थी और वो पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर चुके थे कि अमिताभ में बहुत संभावना है। उधर बाद में आवाज़ के लिए मशहूर होने वाले अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने स्वर परीक्षा में फेल कर दिया था और अपने शुरू की एक फिल्म में रेशमा और शेरा में उन्होंने एक गूंगे व्यक्ति का भी भूमिका निभाई थी। लेकिन प्रकाश मेहरा को जंजीर में अमिताभ को लेने के लिए राजी कर चुके सलीम और जावेद का अमिताभ बच्चन पे विश्वास अडिग था। उधर रमेश सिप्पी जी ने भी अमिताभ बच्चन की बॉम्बे टू गोवा और आनंद फिल्म देखी थी और उनसे प्रभावित हुए थे। अमिताभ ने धर्मेंद्र जी को भी कहा था कि इस रोल के लिए रमेश सिप्पी जी को सिफारिश करें। गब्बर के रोल के लिए सबसे पहले डैनी पसंद थे। ठाकुर के रोल के लिए सबसे पहले दावेदार प्राण थे, लेकिन रमेश सिप्पी ने तय किया संजीव कुमार उनसे बेहतर विकल्प है। जया बहादुरी को विधवा का रोल मिला था, वो कागज़ पर ज़्यादा नहीं था। फुटेज में वो रोल हेमा मालिनी से छोटा था, लेकिन रमेश का तर्क था कि उस समय जया के अलावा कोई भी आंखों से उतना अच्छा अभिनय कर नहीं सकता। जया इस रोल को लेके बहुत उत्साहित नहीं थी, लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन से उनका नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। अमिताभ ने उन्हें इस फिल्म करने के लिए मना लिया कि इससे उन्हें और ज़्यादा नज़दीक आने का मौका मिलेगा। डाकू के रोल के लिए रमेश सिप्पी जी की डैनी डेंगपोजा पहली पसंद थे, लेकिन जावेद इस चुनाव से ज़्यादा खुश नहीं थे। डैनी ने उस समय फिरोज खां की फिल्म धर्मात्मा साइन कर ली थी, जो फ्रांसिस फोर्ड कपोला की क्लासिक गॉडफादर पर आधारित थी। डैनी दोनों फिल्म करना चाहते थे। उन्होंने अपने सचिव मदन अरोड़ा पर इसका हल निकालने की जिम्मेदारी छोड़ी। मदन ने फिरोज जी को शूटिंग आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। फिरोज खान ने मना कर दिया। मदन, फिरोज और रमेश ने इस पर बहुत माथापच्ची की, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाए, बल्कि इस चक्कर में फिरोज डैनी जी से नाराज हो गए। तब डैनी ने फैसला किया कि वो गब्बर का रोल नहीं करेगी। यहाँ से अमजद खां की एंट्री हुई। सिप्पी ने उस समय के लोकप्रिय खलनायक रंजीत और प्रेम चोपड़ा का भी सोचा, लेकिन वो इस रोल के लिए लायक नहीं थे। एक समय उन्होंने प्रेमनाथ को भी ये रोल देने के बारे में सोचा, लेकिन तब तक वो बहुत मोटे हो चुके थे और ये भी कहा जाता था कि वो बहुत मूडी हो गए हैं, इसलिए उन्हें ड्रॉप कर दिया। अमजद का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन थिएटर में उनकी खास ख्याति थी। उनको दाढ़ी बढ़ाकर आने के लिए कहा गया। रोल में गहरा जाने के लिए अमजद जी ने जया बहादुरी के पिता तरुण बहादुरी द्वारा चंबल के डाकुओं पर लिखी किताब अभिशप्त चंबल पढ़ी। इस फिल्म का हर अभिनेता दूसरे अभिनेता का रोल करना चाहता था। स्क्रिप्ट को कागज पर उतारना जावेद का काम था, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी खराब थी कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता था।
वो उर्दू में लिखते थे और हिंदी में अनुवाद करते थे उनके असिस्टेंट खलीश। इसके बाद उनके और एक असिस्टेंट अमरजीत उसका एक लाइन में अंग्रेजी में सारांश लिखते थे। गब्बर की भाषा अवधी मिश्रित खड़ी बोली थी। उसके शब्दों के चुनाव में रूखापन था। लेखक ये बताना चाहते थे कि गब्बर पे 50,000 रुपये का इनाम है, लेकिन गब्बर की अकड़ इतनी है कि वो अपने एक चमचे के जरिए ये लोगों तो पहुंचाना चाहता है। गब्बर का डायलॉग था, अरे वो सांबा, इनाम रखे है सरकार हम पर, पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। अनुपमा चोपड़े लिखती है, गब्बर का रोल इतना ताकतवर था, जब अमिताभ जी ने ये स्क्रिप्ट सुनी तब वो गब्बर का रोल करना चाहते थे। संजीव कुमार की भी यही राय थी। स्क्रिप्ट ने इतना अच्छा रूप लिया कि हर अभिनेता दूसरे अभिनेता का रोल करना चाहता था। धर्मेंद्र ठाकुर के रोल के लिए प्रभावित हुए और वो खुद ये रोल करना चाहते थे। असरानी को जेलर का रोल मिला था। जावेद ने इस रोल के बारे किया उन्हें समझाई। सलीम जावेद ने इस फिल्म में डाकुओं की पूरी परिभाषा ही बदल दी। इससे पहले फिल्म में डाकू माँ भवानी की पूजा करते थे, धोती बंडी पगड़ी पहनते थे और माथे पर 4 इंच का तिलक लगाते थे। सलीम जावेद ने गब्बर को सेना की वर्दी दे दी। वीरू और जय गंदी जीन्स पहनते हुए दिखाई दिए। दक्षिण में हुई है शोले की शूटिंग। रमेश सिप्पी को चंबल के बीहड़ पसंद नहीं थे। उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां से ठाकुर के घर से पूरा गांव दिखाई दे। रमेश ने इसकी जिम्मेदारी आर्ट डायरेक्टर राम येडेकर पर छोड़ी। इससे पहले किसी भी डाकुओं पर आधारित फिल्म की शूटिंग दक्षिण में नहीं हुई थी। लोकेशन की तलाश में येडेकर अपनी कार से दक्षिण के लिए निकले। बहुत मशक्कत के बाद उन्होंने बेंगलोर से 1 घंटे दूरी पर शोले की शूटिंग के लिए रामनगर का चुनाव किया। संगीत निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी ने R.D. बर्मन को चुना। पंचम ने पहले गाने की धुन बनाई। उसके बाद आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे। इस फिल्म के सबसे बड़े कलाकारों को बेंगलोर के अशोक होटल में ठहराया गया था। हर स्टार को एक स्वीट और कार दी गई थी। कुछ सालों पहले ही बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को 2 स्टार होटल में ठहराया गया था। शूटिंग का लोकेशन होटल से 1 घंटे की दूरी पर था। सबसे पहले सुबह 6 बजे रमेश और फोटोग्राफर दिवेचा शूटिंग के लिए रवाना होते थे। करीब 150 लोग रोज बेंगलोर से रामनगर तक जाते थे। चूंकि संजीव कुमार देर से सोकर उठते थे, इसलिए उनकी शूटिंग शाम को रखी जाती थी। पिक्चर के सेट पर करीब रोज 200 लोगों का खाना बनता था। शोले की रिकॉर्ड कमाई। 5 सालों तक मिनर्वा थिएटर में लगातार चलने के बाद शोले को इसलिए हटाया गया क्योंकि रमेश सिप्पी की अगली फिल्म शान रिलीज के लिए तैयार थी। लेकिन 1975 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में शोले को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। उसे सिर्फ बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार मिला। उस साल अधिकतर पुरस्कार दीवार को मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर शोले की कमाई का कोई मुकाबला नहीं था। शोले ने जहां पर पहली बार रिलीज होकर 35 करोड़ बनाए, दूसरे नंबर पे फिल्म थी जय संतोषिमा जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए थे। शोले का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अगले 19 साल तक वैसा ही था। जब 1994 में हम आपके हैं कौन ने शोले से ज़्यादा पैसे कमाए, तब ये रिकॉर्ड टूटा। G.P. सिप्पी ने इंटरव्यू में बताया कि दुनिया में शोले देखने वालों की संख्या भारत के कुल जनसंख्या से भी अधिक थी। फिल्म में छोटा रोल करने वाले विजय खोटे उसके बाद 2019 में अपनी मौत तक स्क्रीन के नाम कालिया से पहचाने गए। जब सड़क पर उड़े लोग पहचानते थे और जोर से कालिया चिल्लाते थे, तब उनके बेटे को बहुत बुरा लगता था। तब विजय खोटे ने उनके बेटे को समझाया कि इसी नाम की वजह से हम आज रोटी खा रहे हैं। सांबा के रोल करने वाले मैक्स मोहन ने एक याद दिलाई कि मेरी तो पहचान ही चली गई। अभी भी मैं जब ऑटोग्राफ लोगों को देता हूँ और मैक्स मोहन लिखता हूँ तो लोग आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हैं। वो समझते हैं कि मेरा नाम सांबा है। जब शोले ने डायमंड जुबली बनाई तो रमेश सिप्पी ने अपने सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा को एक फियाट कार गिफ्ट दी। फिल्म के मुख्य कलाकारों को सोने के ब्रेसलेट दिए गए जिसमें एक हीरा जोड़ा था। तो इस तरह से एक फॉर्मूला फिल्म बनी, क्लासिक फिल्म, और शोले आज भी 50 सालों के बाद भी लोगों का मनोरंजन कर रही है।